हेलो एवरीवन, एथिक्स 2021 पेपर हैज़ बीन आउट और जैसा कि आपने ट्रेंड देखा होगा, इट हैज़ बीन अ मिक्सचर ऑफ वॉट एवर स्टैटिक थिंग्स आर देयर एंड सम ऑफ द डायनेमिक थिंग्स। आज हम एनालिसिस करेंगे वॉट एवर वी आर लर्निंग थ्रू आवर केस स्टडीज़ और डेफिनेशंस जो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, और 100 डेफिनेशंस यूजुअली मैं कराता हूँ वॉट एवर इंस्टीट्यूशन इज़ देयर। आप वहाँ फाइंड कर सकते हैं। आइदर आई विल पुट ऑल दीज डेफिनेशंस ऑन दिस चैनल एज वेल। सो उसमें से कितना रिलेवेंस आया है, एंड टुडेज़ डिस्कशन विल फोकस ऑन वेरियस पार्ट्स एंड आस्पेक्ट्स ऑफ एथिक्स पेपर। जैसा कि मैं स्ट्रेस करता हूँ हमेशा आपसे कि ये पेपर आपके एथिकल कॉम्पिटेंस को जज करना चाहता है, आपके एबिलिटीज़ को सिविल सर्विसेज में कैसे आप एथिकल रह पाएंगे, उस आस्पेक्ट को ज़्यादा एनालाइज करना चाहता है एज़ कम्पेयर टू द फिलोसफिकल टेक्निकल आस्पेक्ट्स ऑफ द सिलेबस। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 से, सेक्शन ए से, जो कि 130 मार्क्स का इस बार है। देयर कैन बी केस स्टडीज़ भी 120 मार्क्स की इस बार है, हो सकता है 130 केस स्टडीज़ हो जाए अगली बार और 120 का। सो देयर कैन बी ए फ्लक्चुएशन, ये हमें अवेयर होना चाहिए। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो कि है, आइडेंटिफाई 5 ethical traits on which one can plot the performance of a civil servant, justify their inclusion in the matrix। यानी कि आपको 5 ऐसे ethical traits चाहिए, डिस्क्राइब करना है ethical characteristics, ethical qualities जो कि आप यहाँ पे डिफ़ाइन करें, जो कि एक सिविल सर्वेंट के लिए, एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट या फिर जो भी सर्विसेज में हैं उनके लिए कैसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन द कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी यू हैव टू थिंक दैट हाउ सिविल सर्वेंट्स कैन बिकम एथिकल। सो वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, जैसे कि आप ह्यूमिलिटी रखें, सिंप्लिसिटी रखें। इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज देन ऑल्सो यू आर सिंपल एंड यू आर हम्बल इनफ टू टेक द ग्रीवांसेस ऑफ ऑल द पीपल। सो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने ह्यूमिलिटी को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। आप रैंडमली कुछ भी सोच सकते हैं एथिकल ट्रेट्स को। सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ आस्पेक्ट इज़, एंड हायर सिविल सर्विसेज में काफ़ी एम्फसाइज किया गया है, ऑनेस्टी इन द एक्शंस। जब भी आप कोई एक्शन करें उसमें ऑनेस्टी हो, उसमें इंटीग्रिटी हो, और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से आपका एक्शन हो, वो कोई बायस नहीं होना चाहिए। और थर्ड इज़ डिज़ायर्ड, लाइक यू बिकम IAS ऑफिसर, जब आप IAS ऑफिसर बन जाएंगे तो आप रिस्पेक्टफुल हों लोगों को, आप अपने जो भी स्टाफ है, जो भी पब्लिक आपके पास आई है सर्विसेज के लिए, उसके लिए आप रिस्पेक्टफुल हों। और थर्ड क्वालिटी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ qualities of leadership, यानी you should be leading with the examples, is a kind of ethical trait desired from a senior civil services aspirant or the person who is serving in the civil services. And last कुछ भी आप लिख सकते हैं, that is you are good in understanding the people's grievances, you are good in communication। communication की कई बार ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप डील कर रहे होते हैं, लेट्स से प्रोटेस्टर, फार्मर प्रोटेस्ट हो रही है, तो आप गवर्नमेंट को फार्मर्स की इश्यूज़ को कैसे आप समझाएंगे, वो आप इसके थ्रू जो है आप दिखा सकते हैं। सो दीज आर द 5 traits which I have given. You can mention others as well. That is, first one is humility, second is honesty in the action, third one is leadership या फिर leading by example, and the fourth one is respecting the people, your subordinates as well as the people who are coming to you for the services, and the fifth one जो हो गया कम्युनिकेशन या फिर अंडरस्टैंडिंग। सो ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम जस्टिफाई करेंगे दीज क्वालिटीज़ को इंक्लूजन, दैट इज़ अगर आप रिस्पेक्टफुल हैं लोगों से तो आप ज़्यादा अच्छी सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज कर सकते हैं। महात्मा गांधी हैज़ सेड दैट दिस वी आर द पॉइंट इन द यूनिवर्स, the more we increase the circle of our services, the more we are going to cover the people with humility, with empathy. So ये आपको एक सर्विस का एटीट्यूड जो है सोसाइटी के लिए रखना पड़ेगा। होल यूनिवर्स को आपको इसको इंक्रीज़ करना है, अपने एरिया ऑफ सर्विस को, टिल यू ऑक्यूपाई द होल यूनिवर्स। सो दिस इज़ द कोटेशन बाय महात्मा गांधी। यू कैन यूज़ दिस टू जस्टिफाई द रिस्पेक्टफुलनेस टूवर्ड्स द पीपल होम यू आर सर्विंग। मोस्टली पुअर पीपल होते हैं जो कि अपने ग्रीवांसेस, अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए आ रहे हैं, या फिर जो भी उनको एडमिनिस्ट्रेशन में डे टू डे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारा आप डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट मी रीड दैट पर्टिकुलर पार्ट B, दैट इज सेइंग आइडेंटिफाई 10 essential values
अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है जिसमें मैं 100 डेफिनेशंस कराता हूँ, सो इट्स अ मस्ट वॉच। आप वहाँ जा कर के 100 जो भी डेफिनेशंस हैं मोस्टली उनमें वैल्यूज़ हैं, कुछ उसमें से प्रॉब्लम्स भी हैं। ऑब्वियसली मैंने करप्शन के प्रॉब्लम्स और जो भी रेड टेपिज़म है उस पर भी मैंने डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, सो आप उसको वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज़ वैल्यूज़ उसमें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। कुछ वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, 10 वैल्यूज़ हैं, हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे आप कैरेक्टर के स्ट्रेंथ के लिए जो वैल्यूज़ आप इसमें आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, यू कैन मेंशन सम ऑफ द वैल्यूज़ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैरेक्टर, दैट इज़ ऑनेस्टी इज़ इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग मॉरल्स आर इंपॉर्टेंट, इंटीग्रिटी इज़ इंपॉर्टेंट एंड हैविंग एन इम्पार्शियल कैरेक्टर। मतलब कि अगर आप पार्शियलिटी नहीं दिखा रहे हैं, मतलब कि आप किसी के लिए बायस्ड नहीं है। सो दीज आर 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स और वैल्यूज़ विच यू कैन मेंशन ओवर हियर। एंड देन नेचुरली हम जो सिविल सर्विसेज इंडिया का है उसको जो सर्व करना है वो मोस्टली जो मासेस हैं उनको, जनरल मासेस को करना है। सो उनके अंदर एक एम्पैथी होनी चाहिए, दैट इज़ यू शुड पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ अदर पीपल। जब भी आप एम्पैथी की वैल्यू लिख रहे हैं कि दैट दिस इज़ द वन ऑफ द वैल्यूज़, एसेंशियल वैल्यूज़ फॉर द सिविल सर्विसेज, दैट मीन्स दैट यू आर हाईलाइटिंग कि सिविल सर्वेंट को जो है एम्पैथेटिक होना चाहिए। और सिमिलरली कंपैशन की भी वैल्यूज़ है। कंपैशन का मतलब होता है को सफरिंग। एम्पैथी की मीनिंग मैंने आपको प्लेलिस्ट में दी हुई है, दैट इज़ पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ अदर्स और उनके ग्रीवांसेस को देखना। एंड सिमिलरली कंपैशन है जो कि को सफरिंग है, यानी कि जो दूसरों को सफ़र कर रहे हैं वो आप फील कर पा रहे हैं कि नहीं। सिविल सर्वेंट्स एट टाइम्स वो काफ़ी एलिटिस्ट जॉब है, तो हो सकता है कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक अपैथी के चांसेस है। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल द सिविल सर्वेंट्स आर ब्यूरोक्रेटिकली अपैथेटिक टू द पीपल, बट वहाँ पे चांसेस हैं, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे कंपैशन को बढ़ा सकते हैं। फर्दर लविंग द पीपल, बेनिवोलेंस के क्वालिटीज़ हैं, ये सारे आप मेंशन कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी में जो आता है वो मैंने अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के डेफिनेशंस हैं, वो ज़्यादा रिलेवेंट है आपके पब्लिक सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने के लिए। सो यू कैन मेंशन अकाउंटेबिलिटी, दैट इज़ यू आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ पर्टिकुलर एरिया। आप वहाँ पे टाइम पे पहुँच रहे हैं, आपने जिम्मेदारी ली है। सिविल सर्विसेज नॉट अ जॉब, 9 to 5 जॉब, मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द नेशन बिल्डिंग। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। दूसरा है आप यू शुड बी अपराइट। वहाँ पे जब भी आप कोई प्रोसीजर करते हैं तो आप वहाँ पे अपनी अपराइटनेस को दिखाएं। ये नहीं है कि आप नेपोटिज्म, ये नहीं है कि आप फेवर के लिए कोई आ गया पर्टिकुलरली आपको इन्फ्लुएंस कर ले जा रहा है। सो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ऑब्वियसली यू हैव टू बी अपराइट एंड ट्रांसपेरेंट आपको रहना है। ट्रांसपेरेंसी के टूल्स भी हैं, एक तो वो टूल्स से भी पॉसिबल है जैसे कि आप ई गवर्नेंस करते हैं, प्लस आपके कैरेक्टर में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इफ समबडी इज आस्किंग यू समथिंग, यू नीड टू डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट पर्टिकुलर, बिकॉज पब्लिक सर्विसेज अगेन दे आर डीलिंग विद द पब्लिक मनी विच इज़ टैक्स पेयर्स मनी, और गरीब से गरीब आदमी टैक्स को पे करता है और आपको उसको मैनेज करना है। इट्स नॉट दी सम काइंड ऑफ ट्रेजरी ऑफ किंग, रादर इट इज़ द मनी ऑफ द पीपल एंड दिस इंक्लूड्स पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल। सो ये सारे वैल्यूज़ आप इसमें लिख सकते हैं। और इसको एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द एसेंशियल वैल्यूज़ दैट आर नीडेड टू बी इफेक्टिव इन पब्लिक, टू बी effective as public servant and describe the ways and means in which to prevent the non-ethical behavior in public services। तो कैसे आप non-ethical behavior को जो है प्रिवेंट करेंगे, वो है आपके अंदर करेज। जैसे कि अगर कोई करप्शन के लिए आता है, सो यू शुड हैव द मोरल करेज टू नॉट टेक द ब्राइब, टू रिजेक्ट दोज थिंग्स। यू हैव टू ब्लो विशल, उसके लिए भी आपको करेज की ज़रूरत होती है। डिवोशन टू ड्यूटी की ज़रूरत होती है कि मतलब आप 9 to 5 से भी ज़्यादा आगे जाके इन सारी वैल्यूज़ को फॉलो करें। मतलब आप सिविल सर्विसेज में हैं तो ये सारा इंश्योर करें कि ये सारे वैल्यूज़ को फॉलो किया जाए। सो यू कैन राइट दीज थिंग्स दैट दीज आर द वेज टू avoid the non-ethical behavior in public services। Quickly move on to, let's move on to second part, that is 2 का हम B, A और B ऑप्शन देखते हैं। that is impact of digital technology as reliable source of input for rational decision making इज़ अ डिबेटेबल इशू। अब यहाँ पे आप बहुत सारे ओपन एंडेडनेस यहाँ पे आ जाती है क्वेश्चन के आंसर में। सो यू कैन टॉक अबाउट वेरियस आस्पेक्ट्स, कहाँ से आपको न्यूज़ मिलती है, क्या न्यूज़ चैनल पोलराइज्ड है, क्या वो फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ का एक आस्पेक्ट है, आजकल व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बहुत से लोगों को मिलते हैं जो जेन्युइन नहीं होता है। सो इफ़ वी टोटली रिलाई अपॉन डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर आवर सोर्सेज, देयर कैन बी अ पोलराइजेशन, देयर कैन बी हेटरेड इन द सोसाइटी। हेट स्पीच को प्रमोट कर सकते हैं लोग, र्यूमर्स को प्रमोट कर
कर सकते हैं, इसको अवॉइड करना है, हैंस इट इज़ डिबेटेबल। और अगर आप पेड न्यूज़ की बात करते हैं, सम ऑफ द चैनल्स जैसे कि आप देखते होंगे, समटाइम्स इट अपीयर्स यू डू नॉट हैव टू राइट दोज थिंग्स इन एग्जाम्स, आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं लिखें, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट देयर आर जेन्युइन चैलेंजेस ऑफ पेड न्यूज़, और जहाँ पे कि एक पेड जिसमें कि एग्जीक्यूटिव है और वो अगर पे करके अपने गवर्नेंस की जो है वो बहुत सारा फैसिलिटेशन कराता है, सो दिस इज़ नॉट अ वेरी ऑनेस्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग। सो यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी के बहुत सारे चैलेंजेस हैं विच यू कैन ऑब्वियसली फेक न्यूज़, हेट क्राइम, र्यूमर्स, ऑल दीज थिंग्स यू कैन मेंशन। सो क्रिटिकली इवेल्युएट विथ सूटेबल एग्जांपल्स हैं, आप देख रहे हैं पहलू खान का ऑल दोज थिंग्स, आप हेट स्पीच में मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, फिर र्यूमर्स है, फिर अभी डेली रॉइट्स हुआ था 2020 वाला जस्ट एट द एडवेंट ऑफ कोरोना, तो वो सारे एस्पेक्ट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट, हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट, दैट इज बिसाइड डोमेन नॉलेज अ पब्लिक ऑफिशियल नीड्स इनोवेटिवनेस एंड क्रिएटिविटी ऑफ अ हायर ऑर्डर while resolving ethical dilemmas. So what is ethical dilemma? That is आप जो आपके पास options available हैं और वो और दो उन options में आपको select करने में difficulty हो रही है, because ethically you cannot both the option or the options available, maybe more than 1-2 options are available to you and all the options seem completely like okay to you कि ये सारे एथिकल हैं, ये राइट हैं। जैसे कि अगर आपके पास वैक्सीन्स कम है तो क्या आप वो ट्राइबल्स के साथ शेयर करेंगे या फिर विलेज पीपल के साथ या फिर ओल्ड एज पीपल के साथ? इस तरह की केस स्टडी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीन देनी है। अभी तो खैर वैक्सीनेशन काफ़ी पहुँच चुका है, 100 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी अ डिबेट लाइक कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन देनी चाहिए या फिर ओल्ड एज पीपल को। सो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एथिकल मॉरल डिलेमा होता है। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। तो वहाँ पर आप कैसे यूज़ करेंगे अपने नॉलेज? तो ठीक है, आपको पता है कि डॉक्टर्स आर गोइंग, नर्सेज आर गोइंग, वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, बट एट द सेम टाइम ओल्ड एज पीपल आर ऑल्सो देयर जहाँ पे उनको कोविड हो सकता है, कोरोना हो सकता है। सो दिस काइंड ऑफ एथिकल डिलेमा इज़ देयर। हियर यू कैन इनोवेट, आप यहाँ पे इनोवेट कर सकते हैं कि फ्रंट लाइन में कितने लोग जा रहे हैं, उसका डेटा ले, उसकी क्रिएटिविटी आप ऐसा दिखा सकते हैं कि चलो इस तरह से जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और जो वेल आइसोलेटेड एरियाज़ है जहाँ जिन क्लस्टर्स में कोरोना ज़्यादा नहीं हुआ है वहाँ को आप डिले कर सकते हैं। सो सम काइंड ऑफ इनोवेशन ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी एक्सपेक्टेड इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया, वेयर यू कैन टॉक अबाउट अपार्ट फ्रॉम नॉलेज पब्लिक ऑफिशियल्स नीड इनोवेटिवनेस, यानी इनोवेशन का यूज़ करते हुए और क्रिएटिविटी का यूज़ करते हुए कैसे आप एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट है तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक्स हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छा पेपर आपका जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, इट डिपेंड्स अपॉन वेदर यू हैव डन दीज डेफिनेशंस और नॉट। सो उसके ही लेवल पे आपके स्कोर्स भी बहुत हद तक डिफाइन होंगे। लेट अस फर्दर मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस अगेन आपको कभी वो 6th क्वेश्चन हो या 7th क्वेश्चन हो इवन या 5th क्वेश्चन हो, वहाँ आपको कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोटेशंस मे बी फ्रॉम द थिंकर्स विच वी रीड, लाइक मैं आपसे डिस्कस बहुत बार करता हूँ, महात्मा गांधी के कोटेशंस हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो एंड सोक्रेटिस कोटेशंस वी डिस्कस इन द क्लासेस, क्लासरूम मॉड्यूल में भी होता है या फिर ऑनलाइन मॉड्यूल में भी मैं बहुत सारे ये सारे कोटेशंस का जस्टिफिकेशन फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज में करता हूँ। सो आपका भी अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि वॉट एवर कोटेशंस आर देयर यू नीड टू अप्लाई दोज। तो एक स्वामी विवेकानंद इज़ अ टावरिंग फिगर इन द Renaissance period of India, as well as he is known as one of the most powerful influential person in motivating the youth of India. So let's have a look at his quotation, what he says. मैंने इनके other quotations arise awake ये सब भी आपसे डिस्कस किए हैं, प्लस educated people की responsibility होती है। अगर आप जाकर देखेंगे he has highlighted that educated people have this moral responsibility of taking care of millions of the people who are perishing in the poverty. तो ये इन्होंने कहा है। Let's have a look at this third question का A part, that is saying every work has got to pass through hundreds of difficulty. काम है तो डिफ़िकल्टीज़ होंगी और चैलेंजेस आएंगे बिफोर सक्सीडिंग। जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन को कितने थाउजेंड्स ऑफ द टाइम्स उनको मेहनत करनी पड़ी थी एंड फाइनली ही सक्सीडेड इन मेकिंग द बल्ब एंड अल्टीमेटली ही नेवर गेव अप एंड ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग पर्सन टू हैव
more than 1093 के करीब उनके पास पेटेंट्स हैं. तो सो यू कैन सी इट्स अबाउट हंड्रेड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़. और जब एडिसन से पूछा गया कि ये जो बल्ब में आपके इतने थाउजेंड्स ऑफ फेलियर्स आए हैं तो ये फेलियर्स हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आई हैव, दीज आर नॉट द फेलियर्स, रादर दीज आर 1000 more ways in which I invented in which something can be made. So this is the optimism that you have to keep while you are going to be in civil services. इस तरह का ऑप्टिमिज्म एटलीस्ट आपको रखना है लाइफ में, ऐसा आपको दिखाना भी है एग्ज़ाम में. और यहाँ पे देखते हैं एवरी वर्क हैज़ गॉट टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़. कैसे भी आएंगे, चैलेंजेस होंगे. रिसोर्स कंस्ट्रेन एक सबसे बड़ा चैलेंज है सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया के लिए. अगर आप एथिकल भी हैं फिर भी आपको रिसोर्स कंस्ट्रेन होता है. हो सकता है आपके ऊपर नेपोटिज्म का प्रेशर हो सकता है पॉलिटिकल लीडरशिप, नॉट ऑलवेज दे आर करप्ट, बट एट टाइम्स हो सकता है कि आपको क्रिमिनल्स से भी आपको डील करना पड़े. सो वहाँ पे आपको करेज की वैल्यूज़, वहाँ पे आपको जो है एक मोरल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी अपने आइडियल्स को मेंटेन करने के लिए. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन बाय स्वामी विवेकानंद. सो ये कोटेशन फर्दर कहती है कि दोज दैट परसिवर विल सी द लाइट एंड सूनर और लेटर. यानी कि परसिवरेंस, ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ मैं करा चुका हूँ. आप अगर चाहें तो इसकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, या फिर आप सेकेंड थिंग ऑल दीज डायमेंशंस आई हैव मेंशन इन द बुक के लास्ट वाले चैप्टर्स में मैंने ये 100 डेफिनेशन, 100+ के करीब डेफिनेशंस हैं. इन सारे डेफिनेशंस को, परसिवरेंस, ग्रिट, डिटर्मिनेशन को डिस्कस किया है इन डिटेल अलॉन्ग विथ सम ऑफ द रेडीमेड कोटेशंस विच यू कैन कोट. सो वहाँ जाकर के आप हैंडबुक ऑफ एथिक्स में भी रेफ़र कर सकते हैं. सो दीज आर द अवेलेबल ऑप्शंस. अगर आप चाहते हैं तो केवल आप चैनल पे भी ये सारे डेफिनेशंस वॉच कर सकते हैं. सो फर्दर वी कैन सी दैट सूनर और लेटर द पर्सन विल सी द लाइट. यानी कि if you are having grit and determination for any particular cause, you will succeed in that. At least you will see the light. मतलब see the light में आपको काफ़ी ज़्यादा diverse aspects भी हो सकते हैं. May not be you are whatever you are planning for in your life. कई बार होता है कि लोग कुछ डिस्कवर कर रहे होते हैं बट वो चीज़ नहीं मिलती तो कुछ और बन जाता है. और that can be also an interesting destiny for a person who is having perseverance and grit. So ये थर्ड A हो गया जो हमने डिस्कस किया. Further let's move on to third B, that is we can never obtain peace in outer world until and unless we obtain peace in ourselves. Lalai Lamaka quotation, and he is famous leader, world leader, very famous for his speeches and his quotations, especially in context of harmony between the communities and world peace. और इस सब पे उन्होंने उनके जितने भी quotations हैं, उनके जितने भी जो aspects हैं जो उन्होंने दिए हुए हैं उसके ऊपर आप जाकर के ponder कर सकते हैं, उनके quotations को further quote कर सकते हैं. So वो एक towering figure हैं जो कि कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर की पीस नहीं होगी, दैट इज़ वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर सेल्स, आवर वीकनेसेस हमें आइडेंटिफाई करनी है, अपने स्ट्रेंथ को भी आइडेंटिफाई करना है. आपको मेडिटेशन करना है, आपको स्पिरिचुअलिटी अटेन करनी है. बिकॉज ह्यूमन्स इज जस्ट नॉट हैविंग अ बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस. हमारा सोशल एग्जिस्टेंस होता है, हमारी एक साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हमारे पास एम्स होते हैं, हमारी सोसाइटी के गोल्स होते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू थिंक अबाउट, एंड सोसाइटी इज़ व्हेन वी लिव इन over there in a peaceful way. So लीडिंग जो भी हमारे पास टावरिंग लीडर्स हैं, महात्मा गांधी ही टॉक्स अबाउट वर्ल्ड पीस, और जो भी उन्होंने कहा है इनर पीस है, जैसे कि कॉन्शियस है, आपका जो कॉन्शियस है वो एकदम आपको जस्टिफाई होना चाहिए, ऑनेस्टी रखनी चाहिए आपको, तो आपको आप अपने आप से बात कर सकें. महात्मा गांधी हैज सेड दैट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई योर इनर कॉन्शियस यू नीड टू टॉक टू योर कॉन्शियस. सो बेस्ट वे इज़ टू द कोर्ट ऑफ कॉन्शियस इज़ बेटर दैन द कोर्ट ऑफ लॉ. उन्होंने यहाँ तक भी महात्मा गांधी ने कहा है. सो यानी कि अपने अंदर को आइडेंटिफाई करें, फिर आउटर वर्ल्ड की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप मॉरल हैं, अगर आप एथिकल हैं, तो लॉज को इम्प्लीमेंट करने की कोई बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज इफ़ यू आर एथिकल आप हेलमेट पहन के जाएंगे, इफ़ यू आर मॉरल देन आप जो है बाकी के सारे जो व्हीकल्स आ रहे हैं, जो भी फेलो ट्रैवलर्स हैं, ड्वेलर्स हैं, उनका आप ख्याल रखेंगे और उनसे आप डिस्प्यूट्स नहीं करेंगे, सेफ्टी से अपना राइडिंग करेंगे. सो ऑल दीज आस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन योर इनर, फाइंडिंग योर इनर वैल्यूज़, फाइंडिंग योर इनर पीस. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक लीडर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनके जस्टिफिकेशन, तो उनके एग्जांपल्स भी दीजिए, और उसके साथ साथ अगर किसी अदर लीडर का, जैसे कि महात्मा गांधी का मैंने बताया, फर्दर अल्बर्ट आइंस्टाइन हैज सेड कि वर्ल्ड पीस के लिए कैसे वो आपको डिसआर्ममेंट करना है, कैसे न्यूक्लियर बम कैसे थ्रेट हो सकता है, ह्यूमैनिटी कैसे इट हैज़ टू थिंक अबाउट इटसेल्फ, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यू कैन कोट अबाउट दोज थिंग्स. इनर पीस, मेंटल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअलिटी humans have to maintain. So ये काफ़ी important हो जाएगा. Let us further move on and discuss the other parts of this, that is
अगर आप देखें तो थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है, यानी कि 30 मार्कर है, सी भी इसमें दिया हुआ है, तो सी को हम डिस्कस करेंगे। बाकी सारे जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें ए और बी ही है, यानी 20-20 मार्क्स के हैं, 6 तक है तो 120 हो गया, प्लस थर्ड में जो सी पार्ट है वो 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा है, यानी कोटेशंस आर 3 विच यू हैव टू डिफाइन। अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट ओवर हियर, वी आर डिस्कसिंग द सेक्शन ए, दैट इज थियरी पार्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बट इट शुड बी नोटेड कि आप केस स्टडीज़ को भी बहुत टाइमली अटेम्प्ट करें। कई लोग केस स्टडी पे पहले जाते हैं, उसको रीड करते हैं, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी इस सारी केस स्टडीज़ कैसे हम स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करें, कम टाइम में आप अच्छा आंसर कैसे लिखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो सारे एस्पेक्ट्स को डील करें और करीब 1 hour 20 minutes you have to dedicate for the subjective section, that is this particular section. So let's have a look at the C statement, that is life doesn't make any sense without interdependence। यानी कि अगर आप सोसाइटी का पार्ट है, Aristotle has said that man is a social animal, यानी कि we are depending upon each other not only for the services and economic purposes but also for relationships, but also for harmony, for betterment of each other। तो ये सारी चीज़ें interdependence है, we need each other, that statement is saying। एरिक रिक्सन का है, जर्मन फिलोसोफर, एंड द सूनर वी लर्न दैट इट इज़ बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा, हिटलर वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, दैट्स वाई ही हैड टू पे द प्राइस, ही डिड सम काइंड ऑफ रेशियल हेट्रेड। जो वो सारे एग्जांपल्स हैं वो अगर आपको नेचुरली आ रहे हैं, वो कोई आइसोलेटेड रेस यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। सो रेसिज्म के वैल्यूज़ वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगे, और आपने देख ही लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट क्या था। सो ओवर हियर वी नीड इंटरडिपेंडेंस। इफ़ यू आर अ ब्रिटिश नेशनल, यू आर हैविंग सम बिजनेस और सम थिंग, तो आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इंडिया में भी सोचनी पड़ेगी। इंडिया कैन नॉट बी अ कॉलोनी एट सेम टाइम, एंड यू कैन नॉट हैव इंडियन सिटीजन्स फाइटिंग फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ऑफ ब्रिटेन। जर्मनी से आप उनको जाके लड़ा नहीं सकते, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू आस्क यू दीज क्वेश्चंस। सो ये काफ़ी एक एग्जाम्पल हो जाता है जेनरिक, और आप चाहें तो सिविल सर्विसेज से भी इसके एग्जाम्पल दें, आप चाहें तो रियल लाइफ से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यू आर इंटरडिपेंडेंट। सिविल सर्विसेज में हैं तो वो इंटरडिपेंडेंस सोसाइटी का है। अगर आपको सोशल वैल्यूज़ मिलेंगी, सोशल कैपिटल मिलेंगी, यूथ को आप ज़्यादा मोटिवेट कर पाएंगे, तो इन रिटर्न आपका गवर्नेंस भी बहुत स्मूथ होगा और गवर्नमेंट को भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं इन रिटर्न फ्रॉम द सोसाइटी एज वेल। सो इट्स नॉट ओनली दैट द सिविल सर्वेंट इज़ वर्किंग फॉर द सोसाइटी इन टर्न गिव्स यू सर्टेन benefits and positivities on which you can thrive and achieve your goals। जो भी है मटेरियल गोल्स भी हमें जो होते हैं, मटेरियल के साथ साथ नॉन मटेरियल सेटिस्फैक्शन जो आता है, जो कि पब्लिक सर्विसेज का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। सिविल सर्विसेज में नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत बड़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, जॉब सेटिस्फैक्शन का है, डिवोशन टू ड्यूटी मैंने आपको बताया है, वो बहुत एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके सिविल सर्विसेज के लिए। सो ये वी कंक्लूड दिस एंड लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज़ अगेन दीज आर स्टैंडर्ड पार्ट्स। मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी बहुत सारे लेक्चर्स अभी मैं लेके आऊँगा यहाँ पे, इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड पे। इस बार एप्टीट्यूड एज सच को जो है वो फंडामेंटल वैल्यूज़ में पूछा गया है, लेकिन एटीट्यूड वाले ऑप्शन जो चैप्टर से जो क्वेश्चन आया वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस, दैट इज़ 4A हम डिस्कस कर रहे हैं। एटीट्यूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट गोज एज इनपुट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे एक मैं जब भी डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन, तो आपको फोकस करता हूँ कि आप उसके एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखिए। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज इट इज सेइंग दैट एटीट्यूड, व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड इज आवर प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स एनीथिंग। जैसे कि हमने हर बार हम डिस्कस करते हैं, एटीट्यूड किसी चीज़ को लेकर के हमारी एक जो है अवधारणा होती है। दैट इज़ अगर आप देखते हैं कहीं कचरा, तो आपका कैसा एटीट्यूड होता है? अगर आप करप्शन देखते हैं, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ यूथ टुवर्ड्स करप्शन? नॉन टॉलरेंस का है मोस्टली, बिकॉज यूथ को क्या है, उनको एक आइडियल सोसाइटी का जो है इन्विजनिंग होता है। हो सकता है मे बी मेच्योर पर्सन, मे बी थोड़ा सा, इट्स नॉट स्टीरियोटाइपिंग अगेन, लेकिन कई बार लोग जो करप्शन को आदी हो चुके होते हैं उनके लिए करप्शन चलता है, एटीट्यूड होता है। बट द न्यू इंडिया इज़ सीइंग अ चेंज, तो एटीट्यूड में उनके चेंज आ रहा है। यानी उनका एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स करप्शन? वो टॉलरेंस नहीं है, दे वांट टू चेंज द थिंग्स। सो इस तरह से हम एटीट्यूड को डिफाइन करेंगे। एटीट्यूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट गोज एज एन इनपुट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी कि जैसा आप एटीट्यूड रखेंगे, अगर आप आज से सोच लेते हैं कि आपकी कंट्री बहुत क्लीन होनी चाहिए, दैट फॉरेनर्स आर कमिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग इंडियन कल्चर, आपके कंपोजिट कल्चर में, आपके हेरिटेज में 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है और वेरियस कल्चर्स हैं, मिक्सचर ऑफ वेरियस कल्चर्स है, सोशल फैब्रिक अच्छा है, अगर आप ये चीज़ अपने अंदर कोर एटीट्यूड में लेके आते हैं तो सिविल सर्विसेज में जब भी जाएंगे तो ये सारे बेनिफिट्स
कंट्री को डेफिनेटली रीप होंगे कहीं ना कहीं आपकी सर्विसेज के थ्रू. सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल सर्विसेज थ्रू योर एटीट्यूड, यानी कि जो इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट्स हैं उनके एटीट्यूड के थ्रू भी सिविल सर्विसेज में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. वंडरफुल क्वेश्चन दिस इज, एंड देयर इज एम्पल स्कोप जहाँ पे आप एटीट्यूड फॉर्मेशन बता सकते हैं. मैंने आपको बताया था स्वच्छ भारत मिशन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जहाँ पे उन्होंने एटीट्यूड कंडीशनिंग की बात की थी, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू चेंज करने की बात की थी. तो वो सारे एस्पेक्ट्स आप एटीट्यूड में लिख सकते हैं. करप्शन में भी अगर उसका एटीट्यूड चेंज होगा, पर्टिकुलरली आप देखें एंटी करप्शन और लोकपाल मूवमेंट के बाद में थोड़ा थोड़ा एटीट्यूड में चेंज आया है और नॉन टॉलरेंस का एटीट्यूड बढ़ा है टुवर्ड्स ब्राइवरी एंड करप्ट प्रैक्टिसेस. सो ये सारे एस्पेक्ट्स आप लिख सकते हैं इसमें. हाउ टू बिल्ड अ सूटेबल एटीट्यूड नीडेड फॉर पब्लिक सर्विसेज. तो यहाँ पे जरा सा आप पॉन्डर करिए कि सिविल सर्विसेज में क्या क्या एटीट्यूड हो सकते हैं. एटीट्यूड हो सकता है आपका करप्शन के लिए नॉन टॉलरेंट हो. एटीट्यूड हो सकता है आपका बेनिवोलेंस एंड कंपैशन का एटीट्यूड आप बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों से कम्युनिकेट अच्छा कर रहे हैं, उनके ग्रीवांसेस को लिसन कर रहे हैं, उनके सिचुएशंस में जाके आप देख रहे हैं. सो ऑल दीज aspects can be, all these fundamental values can give you some direction and pointers towards the attitude which civil servant is desired to. यानी कि आपको कंट्री को आगे ले जाना है, नेशन बिल्डिंग का एटीट्यूड होना चाहिए, पब्लिक सर्विसेज का एटीट्यूड होना चाहिए. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सो दीज स्मॉल पैराग्राफ्स में आप इसको लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स को हाईलाइट करते हैं. कुछ भी एटीट्यूड चेंज है, अगर महात्मा गांधी का एटीट्यूड चेंज हुआ था आफ्टर ही हैड दिस क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस एंड ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, तो वहाँ पे उन्होंने एक अपना एटीट्यूड ही बना लिया था कि दैट आई हैव टू फाइट दिस पर्टिकुलर थिंग, जो भी इनजस्टिस है ब्रिटिश का. तो उस तरह से अगर आपका एटीट्यूड चेंज होता है या कुछ सुटेबल एटीट्यूड से, दोज एस्पेक्ट्स यू कैन मेंशन ओवर हियर. सो लेट अस मूव ऑन टू द बी पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन. Let me read this particular part, that is in case of crisis of conscience. Again very important question. Voice of conscience भी मैं पढ़ाता हूँ, inner voice of conscience है अंतरात्मा की आवाज़, और at times क्या होता है crisis of conscience हो जाता है. जैसे कि आपसे कोई सीनियर आपको बहुत ज़्यादा परसुएट कर रहा है कि ये करप्ट एक्टिविटी कर लो, थोड़ी सी ही तो करप्शन है लेकिन इसमें काम हो जाएगा, you will get money, or these people will, if you release these people or if you let go these corrupt practices, ignore these practices, तो वहाँ पे कंट्री को बहुत ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता है. तो वहाँ पे आपके अंदर एक एथिकल डिलेमा आएगा और आपका क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस होगा दैट आई हैव टेकन द ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी, आई हैव टेकन द ओथ ऑफ ऑनेस्टी एंड आई एम डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज़. तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस को कैसे मैनेज करना है, और उसको मैनेज हम कैसे कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से. सो लेट मी फर्स्ट टेल यू द डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. एज वी नो, यू माइट बी ऑल्सो नोइंग दैट इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो एक एबिलिटी है टू मैनेज योर इमोशन एज वेल एज द इमोशन ऑफ अदर पीपल. यानी कि जब भी आप कोई भी क्राइसिस होगा आपके अंदर आत्मा में, कोई भी आपके इमोशंस हावी हो रहे होंगे, आप बहुत एंग्री हो रहे होंगे या आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे होंगे, देन यू कैन यूटिलाइज दिस एबिलिटी टू कंट्रोल योर इमोशंस. एंड जो भी आपको परसुएट करने आ रहे हैं गलत चीज़ के लिए, जो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप उन्हें भी ये बता सकते हैं कि लॉन्गर रन में दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर नेशन. सो वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स. वी शुड focus on honesty, we should focus on transparency in governance. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस, knowing about the negative emotions and facilitating the positive emotions जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. पॉजिटिव इमोशंस को फैसिलिटेट करना रहेगा आपको. सो हेल्प्स इन ओवरकमिंग द सेम, यानी क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस को ओवरकम करने में ही इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी हेल्प करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एथिकल और मोरल स्टैंड दैट यू आर लाइकली टू फॉलो. यानी कि आप एथिकल तो रहेंगे ही, प्लस आप मैनेज भी करवाएंगे वहाँ इमोशंस को. यानी कि अगर आप लेट्स से यू आर प्रेशराइज्ड बाय सम सीनियर पीपल, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये अल्टीमेटली तो यहाँ पे जो है कुछ भी जांच होगी या कुछ इंक्वायरी होगी, देन अल्टीमेटली द होल स्टाफ और होल ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू बी फाउंड कल्प्रिट ऑफ, एंड ये लॉन्गर रन में काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा. डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स भी हैं अगर आप करप्शन करें. मैं हर बार उसमें एग्जांपल देता हूँ कि जो एमपी के कपल हैं, दे हैड 300 करोड़ रुपीज़ IAS कपल्स, उन्होंने इलीगल इलेजिटिमेट मीन्स से जो है एक्वायर किया था, बट दे आर लैंग्विशिंग इन द जेल्स. उनको वो सज़ा तो करनी पड़ी. सो यू नो दीज इमोशंस कि अल्टीमेटली अगर आप करप्शन करोगे तो कहीं ना कहीं से एंटी करप्शन में ये एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. सो यू कैन परसुएड योर सीनियर्स कि ये सारी चीज़ों एक्टिविटीज़ से वो दूर रहें. सो दिस इज़ अगेन द यूज़ ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. Without altering your ethical stand, you can avoid the crisis of conscience. Let us further move on to the fifth question. That is, fifth question का भी हम A और B part देख लेते हैं यहाँ पे. It is saying that refugees should not be turned back to the country where they would face the prosecution and human rights violation. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर refugees की बात करें तो आप केवल
रोहिंग्या रिफ्यूज़ीज़ को ना फोकस करें, और जो भी एस्पेक्ट्स हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को अवॉइड करके यहाँ पे हमें एग्जाम्पल और आंसर लिखना है। तो यहाँ पे हमें केवल फोकस करना है व्हाट काइंड ऑफ रिफ्यूजीज़ वी आर फेसिंग। सो नॉट ओनली द रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ फ्रॉम यू से म्यांमार दे आर कमिंग, बट ऑल्सो रिलीजियस जो प्रोसिक्यूशन के हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के, उनका भी एस्पेक्ट हो सकता है। इवन क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ दे विल कम टू मेन लैंड इंडिया, जैसे कि मालदीव्स है, अगर वो वहाँ पे वो श्रिंक करने लगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, सो दे विल हैव द कंसर्न्स। सो आपकी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर द मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सो दिस पुट्स अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू इंडिया एज अ नेशन टू प्रोटेक्ट दीज रिफ्यूजीज़, क्लाइमेट रिफ्यूजी हों या जो रिलीजियस जो भी प्रोसिक्यूशन के हैं और जो रोहिंग्याज हैं, इन सब के लिए कैसे आप वो प्रोविजंस कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर रिसोर्सेज एंड द स्टैंड ऑफ द योर पीपल। तो आपके खुद के पीपल का तो सेफ गार्ड आपको करना ही है, और फर्दर इनको जो भी एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, जो यूनाइटेड नेशंस की जो भी प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करते हुए मैक्सिमम एथिकल जस्टिस कैसे आप कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन द स्टेटमेंट इज सेइंग that examine the statement with reference to the ethical dimensions being violated by the nation claiming to be democratic with ओपन सोसाइटी। सो यहाँ पे आपको देखना है क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन राइट्स के, अगर हम उनको वापस भेज देते हैं, उनका बोर्ड श्रिंक कर जाता है, तो ऐसा करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, एथिकल नहीं था। सम एग्जांपल्स यू कैन कोट, और जैसे कि मैंने क्लाइमेट रिफ्यूजी का भी बताया, वो भी एस्पेक्ट आप इसमें डाल दीजिए और उसको लेकर के आप डिस्कस करेंगे। ये सारे एथिकल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू रिफ्यूजी क्राइसिस, इंटरनेशनल रिलेशंस का है, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा वैसे, अदरवाइज आई विल डिस्कस दोज थिंग्स इन द लेक्चर्स एज वेल। सो ये आपका एस्पेक्ट हो गया। लेट्स मूव ऑन टू the B part of the fifth question, that is it should impartial and being non-partisan be considered as indispensable qualities? Of course they have to be. impartiality का अगर आप एक सर्किल बनाएंगे तो बहुत ब्रॉडर सर्किल है, दैट इज़ यू डू नॉट हैव टू बी बायस्ड, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव एविडेंस बेस्ड चीज़ों पे काम करना है। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं और आप कहीं गए किसी क्राइम सीन पर जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं सोच लेना है कि सम पीपल हु आर अपीयरिंग इन योर ओपिनियन टू बी लाइक इन्होंने क्राइम किया होगा। तो आपको ऑब्जेक्टिविटी यानी एविडेंस बेस पे जाना है, ना कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के आप स्ट्रेटा को, आप मार्जिनलाइज पीपल को, आप लेबरर को, या फिर जो भी वर्कर्स हैं जो ऑटो रिक्शाज वाले हैं, आप उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए। आपको अपनी जो है इम्पार्शियल पहले उसको कंडक्ट करना चाहिए, जो भी इंक्वायरी है। सो इम्पार्शियलिटी इज़ वेरी कार्डिनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज विच यू हैव टू फॉलो। अगेन नॉन पार्टिजानशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्पेशली सिविल सर्वेंट्स इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पे कि यू टेंड टू हैव योर पॉलिटिकल ओपिनियंस। तो एक इंसान है आप, और आप वोट भी करते हैं, आप एक सिटीजन भी हैं, तो यू टेंड टू एंड यू शुड हैव पॉलिटिकल ओपिनियंस। आपके पास पॉलिटिकल बायस होना चाहिए एज अ सिटीजन, बट वेन एवर यू आर रिप्रेजेंटिंग द सिविल सर्विसेज, वेन यू गो टू द जॉब ऑफ द सिविल सर्विसेज, वहाँ पे आपको इम्पार्शियल रहना है। वहाँ पे आपका ऐसा नहीं है कि आप जिस पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करते थे उसके अगेंस्ट की जो पार्टी है वो पावर में है, तो आप काम नहीं करेंगे। इट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू फॉलो द रूल्स ऑफ योर पॉलिटिकल मास्टर। तो वहाँ पे आपको नॉन पार्टिजान होना है, वहाँ पे आपको कोई फेवरेटिज्म अपनी जॉब पे नहीं रखना है। हाँ, आप जब भी आप वोट करने जा रहे हैं एज अ सिटीजन, यू आर बाउंड टू हैव सर्टेन पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, या फिर ओरिएंटेशन जो आपका होगा, जिस भी पार्टी को आप फेवर करते होंगे, आप वहाँ पे अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। सो नॉन पार्टिजान मीन्स यू शुड नॉट बी फेवरिंग एनी पर्टिकुलर पार्टी, उसका बायस आपको नहीं दिखाना है वहाँ पे। सो दीज क्वालिटीज़ मेक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट्स। डिस्कस विद इलस्ट्रेशंस, कुछ इलस्ट्रेशंस मैंने आपको बता दिए, दैट इज़ आपको बायस नहीं होना है, इम्पार्शियलिटी आपको रखनी है। जब भी आप, जैसे कि केस का इंक्वायरी मैंने आपको बताया, उसी तरह से कोई भी चीज़ है, टेंडर देना है आपको, तो नेपोटिज्म नहीं करना है। आप बहुत सारा ऑडिट्स का भी आजकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहता है, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट जांच की अथॉरिटी, सीवीसी एंड ऑल, ये इसका ऑडिट कर सकते हैं इन सारे एस्पेक्ट्स का, और वो करते हुए हम वो सारे के सारे फैक्टर्स को हम देख सकते हैं कि ये हाउ दीज विल हेल्प अस टू बिकम वेरी इम्पार्शियल। सो हियर वी कैन सी दैट दीज क्वालिटीज़, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजान, मतलब आपको किसी पार्टी के लिए इन्फ्लुएंस नहीं दिखाना है व्हेन यू आर इन सिविल सर्विसेज। इसके एग्जांपल देते हुए यू कैन एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स फर्दर मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन। इसके भी दो एस्पेक्ट देख लेंगे, देन वी विल डिस्कस द केस स्टडीज़। सो आपको बहुत क्विकली करना होता है, जो 10 मार्कर्स होते हैं 150 वर्ड्स के होते हैं। इसका भी टिप्स जो है, अगर आपको इसके जो क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, तो यू कैन गो ऑन द वेबसाइट, वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं, वो आप उसको डेली रूटीन में आप वहाँ पे
कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप वो 6 मिनट्स के अंदर, 7 मिनट्स के अंदर 10 मार्कर्स आपको लिखना है 150 वर्ड्स के वर्ड लिमिट के अंदर। तो ज़्यादा वर्ड्स को मत लिखिए, की पॉइंट्स हाईलाइट करें, सब हेडिंग्स लिखें, अच्छे से डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को फुलफिल करें। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन और इसके भी हम डिमांड को देखेंगे। तो 6th क्वेश्चन जो है वो सोशल ऑडिट का है, मतलब कि वॉट एवर द ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग। जब भी आप सिविल सर्विसेज के बारे में आप एक हाइपोथेटिकल ऑर्गेनाइजेशन सोचें कि वो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज है, एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन आप सोच सकते हैं और वो पब्लिक के लिए कुछ काम करने जा रहा है, कुछ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करने जा रहा है। तो वो कैसे हो? अगर वहाँ से टैक्स पेयर का मनी आपको आया है, लेट्स से सेंटर से आया है या फिर स्टेट से आया है आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, तो वो कितना पैसा खर्चा हो रहा है उसका ऑडिट भी होना चाहिए। तो सोशल ऑडिट एक मैकेनिज्म है व्हेन द पीपल देमसेल्फ आर इन्वॉल्वड इन ईच एंड एवरी प्रोसेस, दे आर सीइंग दोज थिंग्स, और वो देख रहे हैं कि जो रिकॉर्ड्स में आपने रोड्स बनवाई हैं क्या उनकी क्वालिटी सही में उतनी अच्छी है, क्या उतने ही फैक्टर्स, उतना ही इम्पार्शियलिटी, उतना ही ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की गई है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि नहीं। सो इफ़ वी इन्वॉल्व द पीपल हु आर द अल्टीमेट बेनिफिशियरी एंड हुज मनी इज़ इन्वॉल्व, पब्लिक का मनी है, ये टैक्स पेयर का मनी है, सो सोशल ऑडिट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एन इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड सोशल ऑडिट मैकेनिज्म, यानी कि इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं हो कि आप सिविल सर्विसेज में हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट है अल्टीमेटली उसी के लोग ऑडिट को कर रहे हैं, तो फिर वो वहाँ पे जो है चांसेस ऑफ करप्शन, चांसेस ऑफ पावर मिसयूज़, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। एन इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड सोशल ऑडिट मैकेनिज्म इज़ एन एब्सोल्यूट मस्ट इन एवरी स्फीयर्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज। जहाँ भी पब्लिक सर्विसेज है वहाँ पब्लिक के पास ये एक पावर होनी चाहिए कि वो देखें कि उनका टैक्स पेयर का मनी जो है वो एफिशिएंटली यूज़ हुआ है, किसी प्रोजेक्ट पे वो वेस्ट तो नहीं हुआ है। ईच एंड एवरी पेनी ऑफ द पीपल काउंट्स इंक्लूडिंग जुडिशियरी टू इंश्योर परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल कंडक्ट। तो यहाँ पे सोशल ऑडिट हर चीज़ का है, इवन जुडिशरी का भी बता दे रहे हैं, पब्लिक सर्विसेज प्लस जुडिशरी जो है उस पर भी पीपल का ओपिनियन हो। तो यानी कि थर्ड पिलर के ऊपर भी कुछ ना कुछ जो ये है पब्लिक का ओपिनियन है वो भी इसमें थोड़ा सा एक पूछा गया, जिसको कि आप टिल्ट करते हुए अगर आपको केसेस पता है, अगर आपको पता है कि मीडिया एक 4th पिलर का काम करता है, पीपल ओपिनियन कैसे वो हाईलाइट कर सकता है, कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं वो भी ऑफ एंड टाइम वो रिजेक्ट हुए हैं, हायर कोर्ट्स में उनको चैलेंज हुआ है, सो सैक्रोसेंट नहीं है, वो बदलते भी रहते हैं, डायनेमिक भी होते हैं। तो कैसे वो एक काम कर सकता है? सोशल ऑडिट कैन बी अ टूल ऑफ इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, इट कैन बी अ टूल ऑफ इंश्योरिंग परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल जो कंडक्ट है लोगों का, जिससे कि वो डरेंगे कि वो मिसयूज़ ना करें पीपल का पैसा, जिससे कि वो डरेंगे कि वो करप्शन ना करें। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल ऑडिट जो आप ले सकते हैं। एक ऐसा टूल है जो एथिकल कंडक्ट को, अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को इंश्योर करेगा। फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सब्जेक्टिव पेपर सेक्शन पार्ट, दैट इज सेक्शन ए, जो कि इंटीग्रिटी के बारे में। इंटीग्रिटी इज़ अ वैल्यू दैट एम्पावर्स द ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंटीग्रिटी एक ह्यूमन बीइंग को एम्पावर करती है, एक ऐसी कोर वैल्यू है। मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसे स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर्स रिफ्लेक्ट करती है। यानी कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, ऑन पेपर ऑनेस्ट हैं, या फिर आप कैमरा में जो देखा जा रहा है सीसीटीवी में आप टाइम पे आते हैं, नॉट ओनली दैट बट इंटीग्रिटी रिक्वायर्स द ऑनेस्टी ऑफ योर इनर सेल्फ, यानी कि आपके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, आपका जो ओरिएंटेशन और एटीट्यूड है वही एथिकल है, मतलब आप अनएथिकल चीज़ें करना ही नहीं चाहते हैं। सो इंटीग्रिटी रिफ्लेक्ट्स स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, इट रिफ्लेक्ट्स अ काइंड ऑफ ऑनेस्टी इन योर कैरेक्टर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेदर यू आर गोइंग टू शॉपकीपर, वहाँ पे उन्होंने एक्सेसिव पैसा आपको दे दिया, आपने पैसा वापस कर दिया, तो ये भी आपकी इंटीग्रिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। वर्सेस व्हेन यू आर इन द ऑफिस और वहाँ पे ब्राइब और इन सब चीज़ की जो बातें हो रही हैं उसको रिजेक्ट करना, स्ट्रिक्ट एक्शन को लेना, वो भी आपकी इंटीग्रिटी है। प्लस इंटीग्रिटी ये भी मैटर करती है कि आप पब्लिक सर्विसेज में अल्टीमेटली आपका फोकस ये होना चाहिए कि लास्ट माइल तक पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो जाए, और स्ट्रॉन्ग मॉरल्स को ऑब्जर्व करते हुए जस्टिस को, एक सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस को आप इंश्योर कर पाएँ एज अ सिविल सर्वेंट। तो ये सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। इंटीग्रिटी का आप एक डेफिनेशन लिखिए, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, इट इंक्लूड्स द वैल्यूज़ ऑफ ऑनेस्टी, इट इंक्लूड्स द वैल्यूज़ ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग के जो भी एजेंट्स हैं वो लिखें और उनके इलस्ट्रेशंस को आप दें। जैसे कि मैंने आपको बताया, शॉपकीपर के पास आपको एक्सेसिव पैसा मिल गया है, टैक्स को अवॉइड नहीं करना, ये आपकी इंटीग्रिटी को दिखाता है। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। एंड
you can write these examples along with the definition of integrity. तो यहाँ पे जो है हमने अपने subjective part of ethics को complete किया. I hope ये सारे examples, ये सारे definitions अगर आप एक बार go through करेंगे या फिर इस particular lecture को आप फिर से एक बार revise करेंगे, then they will be of very help to you, especially the people who are aspiring in the future and who want to write the good answers in ethics. So I will discuss the second part from here onward. So now we are going to discuss the section B of 2021 ethics paper. यानी कि अब हम केस स्टडीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं. अगर आपने केस स्टडीज़ कभी अटेम्प्ट नहीं की हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू हैव अ लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिससे कि आपको उसका टोन, डिमांड, ये सब समझ में आ जाएगा. यूजुअली द पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड और द पीपल हु हैव रिटन द टेस्ट सीरीज एंड ऑल, दे टेंड टू स्टार्ट द एथिक्स पेपर विद द केस स्टडीज़. केस स्टडी से आप पेपर को स्टार्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको एक टाइम मैनेजमेंट के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज इट इज़ टू रिस्की टू स्टार्ट विद द थियरी पोर्शन. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट अगर आपसे बड़ा पोर्शन पहले हो जाए, यानी कि केस स्टडीज़ पहले हो जाए, तो फिर वो काफ़ी अच्छा होता है कि आप बाद में बहुत अच्छे सब्जेक्टिव आंसर्स लिख सकते हैं. सो यहाँ पे हम केस स्टडी को डिस्कस करने से पहले सेक्शन बी में पहले हम एनालाइज करेंगे इसका ओवरऑल फ्रेमवर्क, बिकॉज 130 मार्क्स जो है वो थियरी पोर्शन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है. तो केस स्टडी 120 मार्क्स की है, यानी कि 20 मार्क्स के केस स्टडीज़ 6 केस स्टडीज़ हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन दिस पर्टिकुलर एथिक्स पेपर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हम केस स्टडी को हम एनालाइज करेंगे उससे पहले कुछ पर्सनैलिटीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए और कुछ कोर एथिकल वैल्यूज़ आप प्रिपेयर करके जाइए कि लेट्स से अगर आपको जो है फाइट करना है करप्शन, तो आप कौन कौन सी वैल्यूज़ को मेंशन कर सकते हैं. अगर आपको एग्जांपल देना है कि किसी ने जो है विसल ब्लोइंग की है, सत्येंद्र दुबे जो ऑफिसर थे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के, बहुत ही उनका जो नाम आता है विसल ब्लोअर एक्ट्स में वो सबसे ऊपर आता है और ही हैज़ टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ. तो इस तरह से जिन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है, नरेंद्र कुमार जो आईपीएस ऑफिसर थे एमपी में, जिन्होंने सैंड माफिया से फाइट करते हुए उन्होंने ही हैड टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द पब्लिक सर्विसेज. तो ये सारे एग्जांपल आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रेडीमेड होने चाहिए कि वो केस स्टडी में भी आप उसको फर्दर फ्रेम कर सको. यहाँ पे जो केस स्टडी डिस्कस करने का मेरा पर्पज़ है वो आपको एक उसके स्टेक होल्डर्स को, उसके डिफरेंट एथिकल और अनएथिकल डायमेंशंस जो हैं, मेरिट्स डिमेरिट आपकी जो एक्शंस हैं, उन सबको भी मैं डिस्कस करूंगा और आपको अप्रोच भी बताऊंगा अपार्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी. द क्वेश्चन नंबर 7 दैट सेज इट इज़ अबाउट एन ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट सुनील, जो कि आप उसको अज्यूम कर सकते हैं स्टेक होल्डर में वन ऑफ द ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट सुनील इज़ देयर एंड ही इज़ नोन फॉर हिज इंटीग्रिटी, डेडिकेशन, ऑल दीज वैल्यूज़ के लिए उनको जाना जाता है. इसीलिए उनके ऑफिस ने उनको बहुत ही चैलेंजिंग पोस्ट पे भेजा है, एक पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया में भेजा हुआ है. वहाँ पे उनको जा करके वो सारे चीज़ें हैंडल करनी है जहाँ पे माफिया और ट्राइबल मसलमैन, यहाँ पे एक वर्ड आप कीवर्ड आइडेंटिफाई करें. पुअर ट्राइबल्स तो है ही हैं, लेकिन ट्राइबल्स में भी कुछ ऐसे हैं जिनके पास मसल पावर बहुत ज़्यादा है, जो माफिया के साथ मिलके करप्शन कर रहे हैं. तो उसको आइडेंटिफाई करें. स्टेक होल्डर्स हो जाएगा, सुनील इज़ द स्टेक होल्डर, हायर सिविल सर्वेंट्स आर स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट इज़ देयर एंड देन दीज पुअर ट्राइब्समैन आर देयर, माफिया इज़ वन ऑफ द स्टेक होल्डर. तो ये ऐसे आप जल्दी से आप इसको स्टेक होल्डर बना करके उस पर्टिकुलर ब्रैकेट में लिख सकते हैं. यू विल आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स. फर्दर आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू द सुनील इन अटेम्प्टिंग दिस सिचुएशन. आप देखेंगे इस केस स्टडी में हिज फैमिली हैज़ बीन थ्रेटेंड और ये सारे जो टैक्टिक्स है वो माफिया एंड ऑल फॉर द प्रेशराइजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट उन्होंने किया है. तो उससे कैसे गेट अवे करना है, तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल. द मैटर अज्यूम्स सीरियस प्रोपोर्शन विद मसलमैन came to his office and threatened him to stop the raids. आपको जो वो पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट है उनके ऊपर ये सारे पर्टिकुलर जो है चैलेंजेस आ गए हैं और अदरवाइज द फेट विल नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द हिज प्रेडिसेसर्स, यानी कि जो भी जान जा चुकी है उस तरह की लूज केस स्टडी उस पर बेस्ड है. अगर रियल इंस्टेंसेस है, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं. सो क्विकली आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स. डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल. आप पुलिस के पास जा सकते हैं, आप हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने सीनियर्स के साथ में जो भी है. तो बिकॉज यू आर द सिविल सर्वेंट यू विल बी हैविंग सर्टेन पावर्स, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके भी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. इसमें से आप नेगेटिव ऑप्शंस को भी हाईलाइट यूजुअली कर देते हैं, जैसे कि सीकिंग ट्रांसफ़र एंड ऑल, क्योंकि इस यूपीएससी ने ऐसे ऑप्शंस बनाए हैं तो उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, मोस्टली डिमेरिट्स आपको लिखना पड़ेगा. देन क्रिटिकली इवैल्यूएट ईच ऑफ द ऑप्शंस लिस्टेड. जैसे कि आपने लिस्ट किया कि आई विल नॉट बॉक डाउन टू द प्रेशर ऑफ, मैं इसके प्रेशर में झुकूंगा नहीं माफिया के, और ये स्टेप्स मैं लूँगा और रेड्स को कंटिन्यू करूँगा और अपनी करेज को दिखाऊँगा, या फिर मैं कुछ ऐसे स्टेप्स लूँगा जहाँ पर कि ट्रांसपेरेंसी और जो है पुलिस
जो है वो चौकसी बढ़ाई जाए, ऑल दीज थिंग्स, इंस्पेक्शंस एंड ऑल, ये काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो। सो ये सारे स्टेप्स को लिखें, इनके जो है लिस्टेड क्रिटिकली इवेलुएट दिस, यानी कि मेरिट डिमेरिट्स को आप शॉर्टली, बहुत शॉर्टली, आपके 5 पेजेस की केस स्टडी है तो आपको बहुत शॉर्टली ये सारी चीज़ें लिखनी है, उनको लिख दीजिए। और उसके बाद लेट्स हैव अ लुक एट द थर्ड पार्ट, दैट इज सेइंग विच ऑफ द अबव डू यू थिंक वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द सुनील टू अडॉप्ट एंड व्हाई। कई बार आपने 2-3 ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप जो फाइनल जो आपका पाथ है उसमें वो दोनों ऑप्शन को हाइब्रिड करके भी दे सकते हैं, दैट आई विल सीक द प्रोटेक्शन एज वेल एज आई विल कंटिन्यू विद द रेट्स बिकॉज करेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट एंड आई एम अवेयर अबाउट द चैलेंजेस ऑफ दिस जॉब। तो इस तरह से करके आप लिखें, और उसके बाद जो भी प्रोटेक्शन है, जो भी जो सिविल सर्वेंट को मिलती है, जो भी, और फर्दर पुलिस के बारे में उसके जो पावर्स हैं और माफिया पे क्रैक डाउन कैसे करना है, वो सारे एस्पेक्ट्स आप इसमें मेंशन करके इस केस स्टडी में एक वे फॉरवर्ड पॉजिटिवली करप्शन को चेक करने वाला वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। सो लेट अस फर्दर मूव ऑन टू दी अदर केस स्टडी। सो लेट अस डिस्कस द 8th केस स्टडी। इसको मैं बहुत ही आपको क्रिस्प तरीके से बताऊंगा। इसमें स्टेक होल्डर्स, आप, यू आर द एस्पायरिंग पर्सन हु इज़ गोइंग टू बिकम प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो ये केस स्टडी है, इसके अंदर एक एथिकल डायलेमा है, दैट इज़ यू आर गोइंग टू बी द प्रिंसिपल, बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, जो कि पॉलिटिकल लिंक्स को और बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स को बिलोंग करते हैं, और वहाँ से आपके कॉलेज को फंड भी आ रहा है। तो विल यू फेवर दोज पीपल और विल यू टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द पीपल हु आर चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। तो इट इज़ गोइंग टू टेस्ट योर इंटीग्रिटी, और यूपीएससी को ऐसे ही केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, उनको बहुत मज़ा आता है आपकी इंटीग्रिटी को चेक करने में। सो हियर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन यू डू नॉट हैव टू टेक एनी नेगेटिव स्टेप इवन इफ़ यू हैव टू लूज़ योर जॉब। तो अगर आपकी जॉब भी चली जाए लेकिन आपको इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, आपको किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी पॉलिटिशियन के प्रेशर में नहीं आना है, वॉट एवर पर्टिकुलर पनिशमेंट्स आर देयर, वॉट एवर एथिकल इशूज़, वॉट एवर पर्टिकुलर स्टेप्स आर, यू हैव टू टेक। सो पहला हम देखते हैं, डिस्कस द एथिकल इशूज़ इन्वॉल्व इन दिस केस। ऑब्वियसली चीटिंग इज़ एन एथिकल इशू, एंड देन योर जॉब प्रॉस्पेक्ट इज़ देयर विच इज़ देयर। तो ये सारे एथिकल इशूज़, देन फंडिंग जहाँ से आती है वहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं, तो इस तरह से पर्टिकुलर हो सकता है कि, और वो जो पर्टिकुलर सेकेंड सीनियर लेक्चरर थे, दे आर इन्वॉल्व इन द चीटिंग। सो ये भी एक एथिकल इशू हो जाएगा कि वो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहीं क्या पता उनको पैसा मिला हो स्टूडेंट्स को नकल कराने का। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर देयर, यू कैन क्रिस्प वे में आप उसको लिख सकते हैं। फर्दर क्रिटिकली एग्जामिन द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू एज अ वाइस प्रिंसिपल एंड व्हाट ऑप्शन विल यू अडॉप्ट। सो सारे ऑप्शन से एक तो है कि आप उनको लेट गो करेंगे ईजी उससे, फिर दूसरा आप कंप्लेन कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं इन सारी चीज़ों का। तीसरा स्टेप्स उठा सकते हैं जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ में हो, यू आर एक्टिंग एज अ वाइस प्रिंसिपल। सो वो फर्दर अगर प्रिंसिपल इज़ स्टिल देयर, अगर वैसे प्रिंसिपल रिटायर्ड हो गए, मैनेजमेंट इज़ लुकिंग फॉर, सो मैनेजमेंट के साथ आपको डिस्कस करना है, ये सारे स्टेप्स को लेना है। अल्टीमेटली आपको कोर वैल्यूज़ दिखानी है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि एथिक्स के केस स्टडी में भी कोर वैल्यूज़ को लिखें कि यहाँ पे इंटीग्रिटी दिखानी है, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग करेज की रिक्वायरमेंट है कि हम किसी भी पॉलिटिशियन या फिर बिजनेसमैन के प्रेशर में हमें नहीं आना है। तो ये सारी चीज़ें आप कंक्लूड करते हुए एक ऑप्शन जो करेजियस हो, एक ऑप्शन जो आपका डेडिकेशन टू ड्यूटी दिखाता हो, एक ऑप्शन जिससे कि पता चलता हो कि यू आर दी ऑनेस्ट पर्सन इन द डिफ़िकल्ट सिनेरियोज एज वेल। क्योंकि अगर आपको किसी की स्ट्रेंथ को टेस्ट करना है तो डिफ़िकल्ट टाइम्स में करिए, ईजी टाइम में तो एवरीबडी कैन बी वर्चुअस एंड मॉरल, बहुत आसान है तो हर कोई अपनी इंटीग्रिटी दिखा सकता है, बट इट इज़ ओनली रियल इंटीग्रिटी इज टेस्टेड इन द डिफ़िकल्ट टाइम्स, स्ट्रॉन्ग मॉरल्स आर टेस्टेड इन द डिफ़िकल्ट टाइम्स ओनली। तो अगर आप सही में ऑनेस्ट होंगे तो इस सिचुएशन में भी आपकी ऑनेस्टी रिफ्लेक्ट होगी। तो वैसा ही आपको कुछ एक स्टेप लेना है, ऐसे आपको दिखाना है एग्जामिनर को कि कोर वैल्यूज़ ऑफ डिफ़िकल्टी, करेज, डिवोशन टू ड्यूटी के आप अवेयर हैं। सो लेट अस फर्दर मूव ऑन टू अनदर केस स्टडी। सो केस स्टडी 9 को अगर हम देखें, यहाँ पे यू आर द वन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जो कॉरिडोर है, जो हाईवे होगा या फिर फ्लाईओवर भी होगा। अगर आप इसको देखें करंट अफेयर से कनेक्ट करें तो देयर हैव बीन इंसिडेंसेस वेयर द करप्शन की वजह से जो कमज़ोर पुल बनता है वो सडनली गिर जाता है। कैलकाटा में दिस हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट फ्लाईओवर वाज इट क्रैश्ड एंड अराउंड 160 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ सेफ्टी में नहीं करना है। दे आर गोइंग टू चेक वेदर यू आर अवेयर अबाउट द सेफ्टी थिंग्स, यू आर अवेयर अबाउट रिस्क असेसमेंट एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे जो कोर वैल्यूज़ है मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, इस केस स्टडी को सॉल्व करने में लगेंगी। वो है रिस्क असेसमेंट, वो है सेफ्टी, वो है स्टैंडर्ड्स जो आपको मेंटेन करने हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको प्रेशर में नहीं आना है, पॉलिटिशियन का प्रेशर है ऑब्वियसली,
और कहीं ना कहीं आपका जो प्रमोशन रुका हुआ है वो भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। सो वो सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है। आपको जब आपकी जॉब होती है ये सिविल सर्विसेज में, वो पब्लिक सर्विसेज अबव योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट, यानी पब्लिक इंटरेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है, यानी उसके ऊपर कॉरिडोर के ऊपर जब इनोसेंट लोग जाएंगे और उनकी लाइफ को थ्रेटन होगा तो ये कहीं ना कहीं आपके क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस को हिट करके आपको क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस थ्रू आउट योर लाइफ देगा। तो आपको प्रमोशन तो मिल जाएगा, लेकिन आपको पता होगा कहीं ना कहीं आपने करप्शन में आप भी हैंड इन ग्लोव्स थे विद दी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही ऐसा स्टैंस लेना है कि आपको इंस्पेक्शन बढ़ाने हैं, आपको ऑप्शंस देखने हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे डिले हो चाहे नहीं हो। व्हाटएवर इंस्पेक्शन के बाद में जो भी आपको रिकमेंड किया गया है, मैक्सिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इफ़ इंडिया हैज़ टू डेवलप इट हैज़ टू फॉलो दीज थिंग्स। अगर हमें ये डेवलपमेंट वाला आस्पेक्ट भी बिल्कुल लिखिए, क्योंकि नेशन बिल्डिंग आप माइनर क्रैक्स या मेजर क्रैक्स के थ्रू नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्विकली हैव अ लुक एट दीज थिंग्स अंडर द गिवन कंडीशंस, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। वही है, आप गो अहेड कर सकते हैं, आप बात करके जो है अपने सीनियर इंजीनियर को बता सकते हैं वो सारी चीज़ें। आप और भी माइनर क्रैक्स को फिल करने की कोशिश भी कर सकते हैं और उसको फिर भी फर्दर एक्सपर्ट्स से बता सकते हैं कि अगर हम इफ़ वी गो फॉरवर्ड विद द प्रोजेक्ट एंड इफ़ वी ट्राई टू अप्लाई सम लिंटर्स एंड ऑल, अगर उसमें हम फर्दर सेफ्टी रखें तो क्या वो फिजिबल होगा रादर देन डिमोलिशिंग ऑल द 3 पायर्स। तो वो आप बहुत ध्यान से ये हाइब्रिड इनोवेटिव, क्योंकि इनोवेशन का इन्होंने पूछा ही है, आप देखें थियरी पार्ट में इन्होंने पूछा कि अपार्ट फ्रॉम एथिकल डिलेमा को निकालने के लिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी आप दे सकते हैं। व्हाट आर द एथिकल डिलेमास, ये हमने डिस्कस कर लिया कि आप का प्रमोशन रुका हुआ है प्लस यहाँ पे लोगों की जान थ्रेटेंड है। व्हाट आर द प्रोफेशनल चैलेंजेस लाइकली टू बी फेस्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड हिज रिस्पॉन्स टू ओवरकम सच चैलेंजेस। वो मैंने डिस्कस किया आपसे कि अगर आपके अंदर ये वैल्यूज़ हैं, अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस, यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द सेफ्टी ऑफ द ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ये चेक करेगी आपका इंटीग्रिटी। What can be the consequences of overlooking the observation raised by the inspecting team? अगर उसको आप overlook करते हैं तो इसके बहुत सारे consequences हो सकते हैं। अगर एक तो सबसे important है कि loss of life हो सकता है, दूसरा bad national image हो सकता है, दूसरा corruption जो है वो rampant हो जाएगा, आपका ही देख करके बाकी के लोग भी they will be like placebo effect होगा, या broken window syndrome जिसे कहते हैं कि अगर एक विंडो टूटी हुई है तो फिर बाकी लोगों का भी मन करता है कि हाँ दूसरे के घर का विंडो हम तोड़ दें। सो करप्शन भी है, एक डोमिनो इफेक्ट उसमें आ जाएगा और इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फर्दर होने लगेंगे, इंस्टेंसेस और करप्शन रैम्पेंट हो जाएगा। सो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स। इंस्पेक्टिव टीम के ऑब्जर्वेशंस को आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, रिपोर्ट करना है, उसके इनोवेटिव सोल्यूशंस यू कैन फाइंड एंड यू कैन अल्टीमेटली कंक्लूड। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्रिस्प लिखना है आपको, केस स्टडीज आर वेरी लेंदी बट यू हैव टू राइट वेरी क्रिस्प आंसर highlighting the stakeholders and the demand of the question. Let us move on to the 10th case study. Again, case study number 10 is highlighting whether you can do the services to the public being a civil servant or without being the part of public services or the government services. So obviously अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल के भी पार्ट हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो हम इस केस स्टडी को लूजली पढ़ते हैं। कोविड के टाइम की ये केस स्टडी है एंड मोस्टली मई के टाइम का, मई 2020 के टाइम पे ये केस स्टडी बनाई गई है, जिसमें कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं डिस्पाइट लॉकडाउन। अभी वी आर गोइंग टू सी थर्ड वेव ऑफ कोरोना। सो इट्स लाइक फर्स्ट वेव के टाइम की केस स्टडी है जहाँ पे ये हो रहा था कि वेदर द डॉक्टर्स एंड जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी का क्या एस्पेक्ट्स रहेगा और किस कन्विक्शन के साथ वो जो है लोगों की जान बचा रहे हैं, और जो कि वंडरफुली बहुत ही हमने देखा बहुत सारे एग्जाम्पलरी एग्जांपल्स सामने आए हैं। सो वो सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड है आपकी, तो आप उस केस स्टडी को सॉल्व करने में लगा सकते हैं। So what are you in this particular situation? You are the hospital administrator in the public hospital. ये आपकी एक पोजीशन दी गई है। यहाँ पे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, कोविड पेशेंट्स हैं, नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, ओल्ड पेशेंट्स हैं, पेशेंट विद द कोमॉर्बिडिटी, ये कीवर्ड्स हैं। आप इस स्टेक होल्डर्स को ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे और ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ऐसे आप ज़रूर लिखिएगा और बहुत ही कीवर्ड्स को लिखें कि ये सारे पोटेंशियल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, दीज आर द स्टेक होल्डर्स। तो ये आप उसको आइडेंटिफाई करें। लेट्स हैव अ लुक एट what the particular questions are asked in this case study. What are your criteria and justification for putting your clinical and non-clinical staff to the patients? Because ड्यूटी के सामने कुछ नहीं आता। ड्यूटी, डिवोशन टू ड्यूटी सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने आपको बताया पब्लिक सर्विसेज में सेल्फ इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट में हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट आगे जाएगा। तो ये आप कहीं ना कहीं हाईलाइट करें यहाँ पे कि अपने स्टाफ को आप पब्लिक सर्विसेज में लगा रहे हैं, डिवोशन टू ड्यूटी में लगा रहे हैं। सो यू हैव टू सर्व लाइक आर्मी में जैसे सर्व करना होता है नेशन को, दिस इज़ ऑल्सो सर्विंग द नेशन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो ये कहीं ना कहीं आप लगाएं।
हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लोगों को, डॉक्टर्स को आइसोलेट करना पड़ा था, अपनी फैमिली से आइसोलेट होकर के उन्हें मंथ्स और वीक्स स्पेंड करने पड़े थे। सो दीज आर द चैलेंजेस अपार्ट फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस जो कि इंडिया में है। अगर आपके पास डेटा है इंडिया वर्सेस वेस्टर्न कंट्रीज़ का, नंबर ऑफ बेड्स बहुत ज़्यादा कम है, तो ये सारा आप मेंशन करें अपार्ट फ्रॉम केस स्टडी। केस स्टडी ऐसा नहीं है कि आपको केवल एथिकल एस्पेक्ट्स को मेंशन करना है, आपको फैक्चुअल डेटा क्या है, क्या क्या रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, क्या क्या बर्डन्स पड़ सकते हैं, क्या क्या प्रेशर पड़ रहा है, वो सब चीज़ें आप इसमें डिफाइन करें। सेकंड जो इसका पार्ट है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, जिसमें कि आपको कहा जा रहा है कि यू आर नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, यू आर नॉट अ पब्लिक हॉस्पिटल मैनेजर, रादर यू आर मैनेजिंग अ हॉस्पिटल विच इज़ प्राइवेट। अगर आप प्राइवेट में हैं तो क्या आपका स्टैंस चेंज होगा? तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि नहीं, पब्लिक सर्विसेज जो हेल्थ केयर सर्विस है वो अटमोस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी है। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें कोई भी डिजीज़ हो, इट इज़ अ मॉरल ड्यूटी, हिपोक्रेटिक ओथ भी है डॉक्टर्स की कि प्रोटेक्ट करना है पेशेंट्स को। तो ये आप यहाँ पे ये सारा डिसीजन मेकिंग इसमें आप दिखा सकते हैं कि योर डिसीजन एंड जस्टिफिकेशन विल रिमेन मोर और लेस सेम एंड यू विल फोकस ऑन कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है पब्लिक अथॉरिटीज़ से वो आप बढ़ा देंगे, यानी कि आप गवर्नमेंट से पूछेंगे, गवर्नमेंट से आप ये इंश्योर करेंगे कि पब्लिक हॉस्पिटल्स के क्या क्या गाइडलाइंस हैं। सो गवर्नमेंट से आप कोऑर्डिनेट करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर सकते हैं। डिवोशन टू ड्यूटी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, वो आपका मेंटेन रहेगा। जस्टिफिकेशन यू कैन गिव वेरियस जस्टिफिकेशंस लाइक सर्विंग द पीपल, सर्विंग द ह्यूमैनिटी, डिजीज़ का क्योर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल आप मेंशन कर सकते हैं। लेट्स फर्दर मूव ऑन टू 11th केस स्टडी। क्विकली वी विल हैव अ लुक एट द रिमेनिंग 2 केस स्टडीज़। जो मैंने आपको स्टेक होल्डर का स्ट्रक्चर बता दिया और मेरिट डिमेरिट्स का बता दिया, वही सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। सो वी विल क्विकली लुक एट द कोर थीम्स ऑफ द case study of 11th and 12th question. सो लेट्स हैव अ लुक एट द 11th केस स्टडी। 11th केस स्टडी बहुत सिंपल है। इसमें आपको एक प्राइवेट कंपनी है जो कि डिफरेंशिएट कर रही है एक्सपोर्ट्स जो करती है वो मटेरियल वर्सेस जो डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हैं वो क्वालिटी अच्छी नहीं, कई सारा जो उनका मटेरियल एक्सपोर्ट में रिजेक्ट होता है वो जो है डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह के इश्यूज़ को देख सकते हैं जहाँ पे कि अगर इंस्पेक्शन कम है, रेगुलेशन कम है अपनी कंट्री में, उसका फ़ायदा ये कंपनी उठा रही है। सो व्हाट एक्शंस डू यू विजुअलाइज टू बी टेकन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? वार्निंग दी जा सकती है, कैंसिलेशन भी दिया जा सकता है। आप इसमें बहुत सारे एपिसोड देख सकते हैं जो पर्टिकुलरली एफएमसीजी कंपनीज़ का जो भी इश्यूज़ रहा है, मैगी वाला एपिसोड अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके एस्पेक्ट्स को आप करंट अफेयर्स से कनेक्ट करके इसमें मेंशन कर सकते हैं कि उनका लेड बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, तो क्या क्या स्टेप्स जो है अथॉरिटीज़ ने उठाया था। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके कुछ स्टेप्स को हाईलाइट करें। कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल विद द फूड कंपनी टू रिजॉल्व द क्राइसिस एंड ब्रिंग बैक इट्स रेपुटेशन, बिकॉज रेपुटेशन एक बार चली गई तो कंज्यूमर्स के फिर वो उस प्रोडक्ट को हो सकता है रिजेक्ट कर दें, उसकी सेल्स घट जाए और उसके बाद प्रॉफिट की जगह लॉस होने लगे। सो सारे एस्पेक्ट्स को अगर कंपनी को अल्टीमेटली वी हैव टू सी दैट द केयर हैज़ बीन टेकन फॉर द बेटर क्वालिटी, कंज्यूमर्स को अच्छा क्वालिटी मिले, कंपनीज अच्छी फंक्शन करें क्योंकि टैक्स वो भी पे करेंगे और नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। सो वी आर नॉट एज सच द एनिमी ऑफ एनी कंपनी, रादर वी वांट दैट दे शुड फंक्शन इन अ वेरी एथिकल वे। तो आपको एज अ सिविल सर्वेंट फोकस करना है कि कंपनीज, आपको स्टेप्स बताने हैं कि कंपनी कैसे लोगों में जो है इंस्पेक्शन को फ्रीक्वेंट करके लोगों में एक ये जो है एक परसेप्शन बनाया कि उन्होंने अब चेंज किया है अपने एस्पेक्ट को, अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ किया है, अपने डोमेस्टिक जो भी कंप्लायंसेस हैं उनको फॉलो किया है और जितने भी रिक्वायर्ड जो भी उनके जो इंस्पेक्शंस हैं, जो वेटिंग है, वो सारी चीज़ें कंपनी करती है हर प्रोडक्ट के लिए टाइमली। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स विच कंपनी कैन टेक। फर्दर एथिकल डिलेमा इन्वॉल्व इन दिस केसेस, ऑब्वियसली जो एथिकल डिलेमा है दैट इज़ बाहर तो आप अच्छा भेज रहे हैं और अपनी कंट्री में जो है आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो रेसिज्म का भी इशू आ सकता है, वाइट वर्सेस इंडियन का इशू आ सकता है, फिर उसके बाद पुअर क्वालिटी का मैनिपुलेशन है। सो ऑल दीज काइंड ऑफ एथिकल डिलेमाज आर इन्वॉल्व कि आप कैसे इस पर्टिकुलर चीज़ को दूर करेंगे। एंड फर्दर तो ये सारी चीज़ें आप लिख करके कुछ कोर वैल्यूज़ को हाईलाइट करके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी चैप्टर जो है आपको देखना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि प्राइवेट में भी कैसे आपको एथिकल रहना है, वो वैल्यूज़ को फॉलो करके अपने कॉर्पोरेट को, अपने प्राइवेट को आपको और भी स्ट्रॉन्ग करना है। सो ऑल दीज वैल्यूज़ अपार्ट फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस यू कैन मेंशन इन दिस केस स्टडी। एंड लेट्स हैव अ लुक एट द लास्ट केस स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, और इसको भी हम डिस्कस करके कंक्लूड करेंगे। फाइनली कंप्लीट डिस्कशन ऑफ एथिक्स पेपर 2021 को हम करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन।
In this case study, Pawan is very you can say a good officer, but what happens is उनका जो बॉस है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएशन और हरासमेंट करता है अपने भी जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, जिसकी वजह से एक टॉक्सिक वर्क कल्चर हो जाता है। आप इस केस स्टडी को पूरा पढ़ें, बहुत ही लेंदी केस स्टडी है, बट हम इसके कोर थीम्स को पिक करेंगे। दैट इज़ निगेटिविटी है ऑफिस में और वर्क प्लेस में निगेटिविटी है, तो वो जो कहीं ना कहीं घर पे भी निगेटिविटी और उनके फैमिली और वाइफ को भी इम्पैक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो हम देखते हैं इसमें व्हाट आर द इश्यूज़, what are the options available with the Pawan to cope up with such situation, because you are again जो ऑफिस का हरासमेंट है वो आपको फेस करना पड़ रहा है, तो आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंड यहाँ पे उठाना पड़ेगा। यू शुड नॉट, वी आर लिविंग इन अ फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री और हमारे पास जो राइट्स हैं वो राइट टू फेयर वर्क भी इंक्लूड करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सो नोबडी कैन बुली यू, आपको उस बुलिंग के अगेंस्ट खड़े होना है एज अ ऑफिसर, एज अ सबॉर्डिनेट ऑफिसर, और आपको एक बेंचमार्क सेट करना है, क्योंकि वर्क कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर इन्होंने देखिए सब्जेक्टिव पोर्शन में नहीं पूछा तो केस स्टडी में ज़रूर यूपीएससी पूछ रही है कि वर्क कल्चर को अच्छा कैसे बनाएं, कोऑपरेटिव कैसे बनाएं और इस तरह के बॉसी लोगों से कैसे डील करें। सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स, यू कैन कंप्लेन एज वेल, आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप रजिस्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पे एक इंक्वायरी कमेटी के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी ऑफिस है वहाँ पे सीनियर्स को, सबॉर्डिनेट्स को, सारे सीनियर्स को और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको राइट कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज़ परसिस्टिंग वेयर दिस पर्सन इज़ हरासिंग द पीपल, जो कि टॉक्सिक वर्क कल्चर है, ऑफिस के लिए सही नहीं है। सो what approach a Pawan should adopt for bringing the peace, tranquility and congenial environment in the office and home। तो ये सारे अप्रोचेस मैंने आपको बताए। एज एन आउटसाइडर आपके क्या सजेशंस होंगे बॉस सबॉर्डिनेट टू ओवरकम दिस सिचुएशन एंड इम्प्रूविंग द वर्क परफॉर्मेंस, बिकॉज इमोशनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक कोर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए। वी आर नॉट मियरली फंक्शनिंग एज अ टूल्स इन बट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, रादर वी आर हैविंग इमोशंस। तो अगर हमारे इमोशंस बैलेंस नहीं होंगे तो हमारे वर्क में भी वो रिफ्लेक्ट होगा और हाउस में भी रिफ्लेक्ट होगा। सो ऑल दीज सजेशंस यू हैव टू गिव। बॉस को भी आपको सजेशन देना पड़ेगा कि कॉन्सिक्वेंसेस के वर्स हो सकते हैं। यू माइट ऑल्सो लूज योर जॉब बिकॉज यू आर सपोज टू बी अ लीडर हु इज़ सपोज टू हैव द वैल्यूज़ ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल मैच्योरिटी हो, और एक लीडरशिप का रोल हो, एक इनकरेजिंग बॉस का रोल हो, ना कि जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज्म देने वाले एक पर्सन का रोल हो आपके पास। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स यू कैन डिस्कस। एंड फाइनली इन द अबव सिनेरियो व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग वुड यू सजेस्ट एट वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें सबसे ज़्यादा आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग को रिकमेंड करना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस इमोशन ऑफ द सबॉर्डिनेट सीनियर्स, लोगों की कैपेबिलिटीज़, लोगों के चैलेंजेस, लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करना। अगर आप बॉस पोजीशन पे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन किस काम में अच्छा है, उसको वैसा काम दे और एक कोर्डियल रिलेशनशिप बना के रखें। एंड ओवरऑल दिस पर्टिकुलर केस से हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है दैट वी हैव टू फोकस ऑन अ पॉजिटिव वर्क कल्चर विच इज़ हैविंग हाई इमोशनल कॉम्पिटेंसी ऑफ द पीपल इन्वॉल्व, जो भी बॉस हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, ये सारे। सो टुडे वी डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट ऑल सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। मैंने आपको वैल्यूज़ के साथ साथ एग्जांपल भी दिया जो कि आप कोट कर सकते हैं एथिक्स में, और ये फर्दर भी आपके रिलेवेंट रहेगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ विल बी रिपीटेडली आस्क्ड बाय यूपीएससी इन द ethics paper 4. So stay tuned for more definitions as well as case study aspects of the this GS paper 4. Thank you for watching and have a nice day.